Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज दीपावली के अवसर पर विदाई कर रहे हैं और शुभ आगमन होगा अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में भी खुशहाली लेके आएगा और उसको आप लोग एकदम पूरा दिल दिमाग लगाकर, पूरा मन लगाकर पूरा करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर में अभी तक जितने भी टर्म को हम लोग पढ़े हैं उस सभी टर्म का उपयोग कर लेते हैं, और जब उपयोग करते हैं तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्यों ये फार्मूला मैंने पढ़ा था, इसका यूज कहाँ होगा। तो चलिए, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी थ्योरी पढ़े सभी पर एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिससे ये पता चले कि उस थ्योरी का यूज कहाँ हुआ, क्यों हुआ, यदि थ्योरी बना है तो किस काम के लिए बना है। और इसको सीख लेने के बाद यदि आज का क्लास आप पूरा कर लेते हैं तो अब जो आगे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे वो आपको पूरा मन लगा के समझ में आएगा, क्योंकि उसका सारा कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड in a certain region is given by vector B equal to this Tesla. How much magnetic flux passes through the loop of area this meter square in this region if the loop lies flat on XY plane? लूप आपका कहाँ पर है? XY प्लेन में है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस के कैप टेस्ला है। यदि एक्स वाई प्लेन में लूप है और इसका क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो उस लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, हम लोग को दिमाग में सेट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता क्या है।
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हम लोग पढ़े हैं। लूप है तो एक ही फेरा होगा, एन का मान 1 समझेंगे। तो यहां पर बी और ए के बारे में विचार करेंगे। आपके जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, गिवन दैट बी का वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप माइनस के कैप, 4i कैप माइनस के कैप टेस्ला। मीनिंग क्या हुआ, या किस प्लेन में है? आई होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, के कैप होगा जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब ये एक्स जेड प्लेन में है। कौन प्लेन में है? तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर बी एक्स जेड प्लेन में है। यहां से क्लियर हुआ। और एरिया वेक्टर वेक्टर ए जो है वह 0.1 है, और वह किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि लूप एक्स वाई प्लेन में है, एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स वाई प्लेन में यदि है तो उसके परपेंडिकुलर कौन एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा, राइट। तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है, ये क्लियर हो गया। मतलब यदि बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें मेरा वाई सतह लेटा हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करेंगे, तो वह नॉर्मल लाइन जेड एक्सिस के अलोंग होगा। चूंकि एरिया वेक्टर का दिशा किधर होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस। और सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, तो नॉर्मल लाइन निश्चित रूप से किस एक्सिस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। तो यदि वो जेड एक्सिस में आप सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें के कैप लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये एरिया जो है लूप, चूंकि लूप एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब होगा एरिया वेक्टर ए का दिशा अलोंग जेड एक्सिस होगा। ये बात क्लियर है। तो हम लोग वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों देख लिए। तो वेक्टर ए यदि देख लिए, तो यहां से हम लोग काम करेंगे। फाई इक्वल टू बी का वैल्यू आपका है 4i कैप माइनस के कैप, यहाँ 1 लिख सकते हैं आप, डॉट या वेक्टर हो गया 0.1 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट यदि लेते हैं हम लोग, आई डॉट के क्या हो जाता है? 0। आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाता है? 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे। 4 इंटू 0.1 आई कैप डॉट के कैप माइनस 1 इंटू 0.1 के कैप डॉट के कैप। तो ये तो 0 हो गया आपका। तो 4 इंटू 0.1 इंटू 0 हो गया, माइनस ये 0.1 इंटू
के कैप 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो 0 माइनस 0.1 मतलब हो गया 0.1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 बराबर हो गया 0.1 वेबर। ये आपका आंसर हो गया। आगे में माइनस टर्म है। अब देखिए फ्लक्स जब निकालते हैं और वहाँ माइनस आ जाए, तो यदि ये सतह है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहा है, इस तरह से यदि जाएगा तो वो आउटवर्ड कहेंगे, और यदि अंदर से इधर से आएगा तो क्या कहेंगे, इनवर्ड। तो माइनस साइन बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनवर्ड है। निगेटिव साइन, निगेटिव साइन बताता है इनवर्ड। बाहर की ओर निकलेगा तो प्लस में आंसर आएगा, यदि प्रवेश करेगा तो वो माइनस में होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लिए, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब इसी में कोई बच्चा कहेगा कि सर इसी को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बताते हैं। आइए उसको गौर से देखिए तो जरा सा कैसे इसको सोचा जाए। यदि इसको सोचा जाए इस तरह से, हम लोग देखेंगे कि वेक्टर बी का दिशा किधर था। वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो था आपका किस प्लेन में था, एक्स एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में है। और वेक्टर ए का दिशा किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कहा आपने, एक्स जेड प्लेन है और ये भी जेड एक्सिस में है, तो कहेंगे ना वेक्टर बी एंड वेक्टर ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, या पैरेलल टू ईच अदर बोल सकते हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे भी सोचेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो देखोगे गौर से फ्लक्स 5 बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो हम इसको कहेंगे बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, तो बी का मैग्नीट्यूड तो मालूम नहीं था, बी कंपोनेंट के फॉर्म में था, तो बी कंपोनेंट के फॉर्म में है। ए तुम्हारा ये दिया हुआ है डायरेक्ट, थीटा का मान 0 बैठा देंगे, बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकाल के इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। यदि टू वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखा आपने। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा ए कॉइल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, a coil of 100 tons and area 0.1 meter square is in a magnetic field of induction this Weber per meter square if the coil is reversed in a time of 50 millisecond। ms मतलब होगा millisecond, ध्यान दीजिएगा। calculate the emf induced in it। कह रहा है, इसको हिंदी में लिखते हैं, एक क्वाइल में फेरों की संख्या 100 है और
के सतह कॉइल के सतह का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यदि 50 मिली सेकेंड में कॉइल रिवर्स हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। ये क्या कहना चाहता है? सवाल को पढ़िए गौर से। यहाँ पर हमें समझना होगा, एकदम गंभीर से देखिएगा। A coil of 100 turns and area of this is in a magnetic field of induction this. If the coil is reversed in a time of 50 millisecond, calculate the EMF. तो सवाल को पढ़िए और एक एक करके देखिए तो क्या क्या चीजें आपको दिख रहा है यहाँ पर। Given that सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है 100, सतह का एरिया दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल dt 50 मिली सेकेंड मतलब 50 इंटू 10⁻³ सेकेंड में रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमको देखिएगा, रिवर्स का मतलब समझना है। इनिशियली प्रारंभ में मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 बराबर बी ए cos थीटा कहेंगे। φ1 बराबर बी ए दिया हुआ है cos θ1। शुरू में यदि किस डायरेक्शन में दिया हुआ ये नहीं दिया रहे तो हम लोग फ्लक्स को मैक्सिमम से लेके चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में थीटा को 0 लेके चलेंगे और उस स्थिति में बी तुम्हारा मालूम है, ए मालूम है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू cos 0 ले लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा φ1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ cos 0 1 हो जाएगा, इतना वेबर हो जाएगा। बाद में क्या कह रहा है गौर से देखिए तो, रिवर्स हो जाना है। बाद में रिवर्स हो जाने का मतलब हो गया उलट हो गया, रिवर्स हो जाने का उलट जाएगा।
तो थीटा शुरू में कितना था, 0 लिए थे, अब उसका रिवर्स हो जाएगा, क्या कहेंगे, 180 कहेंगे। तो बाद में फ्लक्स जो फाई टू होगा हमारा होगा बी ए कॉस 180 डिग्री कहेंगे। तो फाई टू तुम्हारा हो जाएगा 4 × 10⁻³ 0.1 इंटू -1 हो जाएगा। तो फाई टू तुम्हारा हो जाएगा -4 × 10⁻⁻4 वेबर। अब चले आएंगे हम लोग, फ्लक्स रिवर्स हो गया, कॉइल रिवर्स हो गया, फ्लक्स का मान ये हो गया। तो पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान निकालें। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आइए इसको देखते हैं आगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -N इंटू फाई टू माइनस फाई वन बाय डेल्टा टी लिखते थे हम लोग टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे -N का मान 100 है इंटू फाई टू का मान आपका है, ये वाला फाई टू हो गया, ये हो गया फाई वन। तो फाई टू हो गया -4 × 10⁻⁻4 माइनस फाई वन हो गया 4 × 10⁻⁻4 बाय टाइम इंटरवल 50 मिली सेकेंड है, 50 × 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके देखिए तो क्या मिलता है रिजल्ट हमको। ये बराबर मिल जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 50 से 2 बार में कैंसिल भी हो जाएगा, ये 100। तो -8 × 2 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू -4 और -3 जाके उसमें ऐड हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.6 वोल्ट हो जाएगा। योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना था कि शुरू में फ्लक्स कितना है और रिवर्स हो गया। तो शुरू में यदि वो मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के सतह के नॉर्मल की दिशा में है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा सोचेंगे, मतलब थीटा बाद में बदल के हो गया 180। शुरू में 0 ले लिए तो 180 बाद में कर दिए, रिवर्स का मतलब ये हो गया, मतलब पहले आउटवर्ड था, अब हो रहा है क्या, इनवर्ड हो रहा है। राइट, यही समझना है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में कुछ अलग अलग चीज सिखाऊंगा मैं। मेरा उद्देश्य यही है, सब क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला को यूज करें, जितने चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सबको यूज कर लें। तो चलिए आइए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज वेरिंग according to the relation phi equal to this. Calculate the induced current through the coil at time 2 seconds if the resistance of the coil is 5 ohm. कह रहा है क्वेश्चन, किसी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स का मान
5 बराबर 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 वेबर है। यदि कॉइल का प्रतिरोध 5 ओम हो तो 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा का मान ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न हो गया। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग समझ पाएंगे। इस कॉइल में फेरों की संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो प्यारे बच्चों, हम लोग आराम से यहाँ पर एक चीज समझेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का बात यदि किया जाए तो हम लोग लिखते थे ईएमएफ ई बराबर माइनस एन इंटू d∅dt। ये भी पढ़ा था आपने। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दिया है तो इसको एन को 1 मान लेंगे, इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ई बराबर हो जाएगा माइनस d/dt। फाई का वैल्यू टाइम के फंक्शन में है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला सवाल में φ1 φ2 अलग अलग सोचा गया था, लेकिन इस सवाल में फ्लक्स को हम लोग टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकल जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन में है 5t³ माइनस प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5। तो हम लोग को तो उम्मीद है कि आप सारे बच्चे डिफरेंशिएट कर पाओगे। 5t² का हो जाएगा 15t² हो जाएगा, 5t³ का प्लस 8t हो जाएंगे प्लस 2 हो जाएंगे, माइनस 5 कॉन्स्टेंट हुआ 0 हो जाएगा उसका। तो ईएमएफ ई हो गया इतना। अब ये ईएमएफ निकल तो गया जरूर, लेकिन हमको करना है टाइम t बराबर 2 सेकेंड, इन t बराबर 2 सेकेंड। तो ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा माइनस 15 इंटू 2² प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। तो आप देख लीजिए यहाँ पर से ई का मान आपको आ जाएगा 2 4 15 चौक 60 माइनस 60 प्लस 16 प्लस 2 तो हो जाएगा आपका माइनस 78 वोल्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अब चलेंगे गौर से, इंड्यूस्ड करंट पर बात करेंगे। इंड्यूस्ड करंट
तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरित धारा I बराबर EMF बाय रेजिस्टेंस। EMF के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है हमको, यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 78 बाय R, रेजिस्टेंस कितना है 5, इतना एम्पियर हो जाएगा। तो देखा आपने, इस फार्मूला का यूज किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस तरह से कैलकुलेट करके हम लोग इस तरह से कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, धीरे धीरे सभी फार्मूला को यूज करवा लेंगे। तो मेरा सोच है कि सारे सवाल को करें, सारे फार्मूला को यूज करें। चेंज करते हैं क्वेश्चन को। A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.70 ohm placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. Northeast direction में the magnetic field is decreased to 0. पहले मैग्नेटिक फील्ड कुछ था, अब उसको 0 कर रहा है इन 0.7 सेकेंड एट स्टडी रेट। ठीक है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताना है और करंट द इंटरवल, करंट का मान इस इंटरवल में क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एक वर्गाकार लूप है जिसका भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध 0.7 ओम है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन के ईस्ट वेस्ट प्लेन के लंबवत यह लूप स्थित है। A uniform magnetic field 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. Northeast डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला का लगाया जाता है। अब कह रहा है
0.2 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तब कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण तथा करंट इस समय अंतराल में धारा ज्ञात करें। ये आपके प्रश्न है। तो इसमें मेन चीज डायरेक्शन पर ध्यान देना होगा। ये सवाल डायरेक्शन को सिखाने के लिए लिया गया है। इसमें ये देखना है कि लूप स्क्वायर लूप किधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है। इस दोनों को पहचान कर उसके बीच का एंगल पहचानना होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड और लूप को हम लोग पहचान लेंगे तो वहां पर एंगल को पहचानना आसान हो जाएगा। एंगल को पहचानने के लिए हम लोग का प्लानिंग करना है वो एंगल कितना होगा शुरू में। तो यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे अभी जो आपके पास प्रश्न है प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट प्लेन जो भी है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब उसका नॉर्मल ईस्ट वेस्ट प्लेन में ही होगा, समझिएगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर का दिशा किधर हुआ, ईस्ट वेस्ट के दिशा में। यदि मैं यहाँ पर अभी हूँ, इस तल पर खड़े हूँ, ये तल है और इस तल में लूप को रखेंगे, क्वाइल को रखेंगे ऐसे, तो उसका नॉर्मल दिशा इधर हो जाएगा। तो सतह जिस तल में है उसी तल के समांतर हो जाएगा। यदि लूप को तल के लंबवत रखेंगे तब ये मेरा हाथ तल है, इसको समझ लीजिए आप, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मेरा हाथ है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक लूप का कल्पना करेंगे। तो लूप का जो नॉर्मल लाइन होगा वो किधर होगा, ईस्ट वेस्ट दिशा में होगा। मतलब एरिया वेक्टर का दिशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। एक चीज ध्यान में आया। दूसरा बात कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाना चाहिए, इसी पर थोड़ा विचार करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह एंगल आपका 45 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो उसको यदि हम लोग देखते हैं गौर से, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, थोड़ा सा विचार करते हैं फिगर में। यहाँ पर वही एंगल पहचानना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये सवाल आपका एंगल भी चेक कर रहा है। ये मेरा नॉर्थ हो जाता है और ये मेरा ईस्ट हो जाता है। इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ। अब जरा सा विचार करो, फिर क्वेश्चन को देखो। ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन किधर होगा, आइए उसको लोग देखते हैं। ईस्ट वेस्ट प्लेन, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में हमारा एक लूप है, ये प्लेन हो गया मेरा,
आप कहेंगे इस प्लेन का नॉर्मल लाइन किधर होगा? ये नॉर्मल की ओर हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर वेक्टर ए इस दिशा में हो जाएगा। चलिए बोलिएगा, कॉइल के सतह के परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर का दिशा। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर है? नॉर्थ ईस्ट के दिशा में है। तो नॉर्थ ईस्ट किधर है? आइए उसको समझते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट किधर है आपको और से देखिए तो नॉर्थ और ईस्ट इधर है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा किधर होता है? ये होता है। ये दिशा किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में वेक्टर बी है। क्या ये एंगल 45 डिग्री होंगे? तो आप कहोगे यस सर, थीटा 45 डिग्री होंगे। तो सवाल में यही चीज समझना था। अब ये सवाल समझने के लिए बच्चे को पूरा डायरेक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए हो गया, क्लियर हो गया बात। अब इसको जब पकड़ लिए तो बाकी सवाल में अब कोई दम नहीं है। अब सवाल फटाफट सोच लेते हैं। वर्गाकार लूप है, भुजा की लंबाई है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। चलिए बहुत अच्छा बात। और रेजिस्टेंस कितना है? 0.7 है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1 टेस्ला है। टाइम इंटरवल कितना होता है? 0.7 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है आपको। तो चलिए 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.7 हुआ। तो सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पर लिख लेते हैं सब चीज। लेंथ ऑफ द, अच्छा ये बात जरा सा फिगर में अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? कि हम लोग इसको ऐसे बना दिए, वर्गाकार है। ये भी वर्गाकार नहीं हुआ, ये वर्गाकार हो गया। मान लीजिए वर्गाकार एल दिया हुआ इसका 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर हो गया आपका। अब रेजिस्टेंस, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.7 ओम। मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कितना है बताइए? 0.1 टेस्ला है। और टाइम इंटरवल कितना हो रहा है? 0.7 सेकेंड। और तो ये B1 हो गया तुम्हारा 0.1 टेस्ला। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इतना है, बाद में इतना टाइम इंटरवल के बाद वो जीरो हो जाता है, ये कह रहा है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हमारे पास होता है -n इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी के लिए आपको लिखना होगा ई बराबर -n। एन तो दिया हुआ नहीं है इसमें, अच्छा लूप है, सॉरी लूप है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एक ही फेरा है, 1 हो जाएगा। एन का मान 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। -1 इंटू डेल्टा फाइव, मतलब 5 2 माइनस 5 1 बाय डेल्टा टी। अब देखिए आप लोग, ई बराबर -1, तो -1 1 को हटाओ, तो माइनस से गुना कर देंगे, इसको खत्म हो जाएगा। हो जाएगा 5 1 माइनस 5 2 बाय डेल्टा टी। तो प्यारे बच्चों 5 1 का मान B1 इंटू ए इंटू कॉस थीटा 1 मान लेंगे। तो थीटा तो यहाँ कितना बन गया है? 45 माइनस 5 2 हो जाएगा B2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा 2। तो पाई हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी डायरेक्ट दिया हुआ है,
तो यहाँ पर E बराबर, तो बी ए कॉस थीटा वन, ठीक है रहने दीजिए, B1 A इंटू कॉस थीटा वन बाई डेल्टा टी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। गौर से देखिए, B2 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब B 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो गया उसका। तो यहाँ से अब तुम्हारा निकल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। गौर से देखिए, इस कॉइल का एरिया पूछेगा, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, तब 0.1 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मान बैठा दीजिए सबका। B1 का मान 0.1 इंटू एरिया का मान 10⁻⁻² इंटू कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर 45 बैठा सकते थे आप, एक लाइन बच जाएगा मेरा। कॉस 45 हो जाएगा कितना बताइए, 1/√2 हो जाएगा। और डेल्टा टी कितना है आपका, 0.7 है। तो ये रिजल्ट हमारा हो गया। इसे डेसिमल खत्म हो जाएगा मान लीजिए इसका, तो 1/√2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻², इतना वोल्ट हो जाएगा। अब गुना भाग करते रहिएगा आप लोग, लेकिन गुना भाग कर भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से हो जाएगा। √2 1 नीचे में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2/2 कर लीजिए, छोड़िए हटाइए। तब हम लोग को लेना है अब करंट, करंट का मान लेना है। करंट बराबर हो जाएगा EMF बाय रेजिस्टेंस, EMF हो गया आपका 1/√2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻² बाय रेजिस्टेंस कितना है 0.7। तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा और 7 आपका ये। तो सॉल्व कर लीजिएगा, पुनः भाग करके देख लीजिएगा, जो रिजल्ट होगा देख लीजिएगा। तो ये था सोचने का तरीका कि कैसे सोचा जाएगा। ये सवाल में ढेर सारी बातें आपको सोचवाया गया, इसको गौर से देखिए, समझिए, आगे बढ़िए। चलिए नोट कर लिए, क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है। A metal disc of radius 2 सेंटीमीटर, मेटल डिस्क है ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर, धातु का एक चक्ति है 200 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 60 रेडियन per second in a plane at right angles to an external uniform field of magnetic induction 0.5 Weber per meter square. Find the EMF induced between the center and the point of the rim. तो कह रहा है 200 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक धातु का चकती है, यह नियत कोणीय चाल ओमेगा बोलते याद होगा 60 रेडियन पर सेकेंड के साथ चक्कर लगाता है। यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र भी 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर के लंबवत है। तो कह रहा है केंद्र तथा किनारे के बीच विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। यहाँ पर याद कीजिए गौर से, ये हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। यहाँ पर बातें होगा मोशनल ईएमएफ ई बराबर बी भी एल। ये होगा, गौर से देखिएगा। एल किसको कहेंगे? जिन बिंदुओं के बारे में बात कर रहा है केंद्र तथा किनारे में। तो यदि वो चकती है तो ये केंद्र और किनारा जो ये बिंदु होगा, इसी दोनों बिंदु को के बीच कहेगा उसको। ये एल, उसका रेडियस यहाँ एल बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। चक्कर लगा रहा है मतलब एक क्षण है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल को घूर्णन गति कराना और किसी क्षण को चक्कर लगाना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो वहां पर जो बताया था मोशनल ईएमएफ ई बराबर बी भी एल। तो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसके बदले दिया हुआ ओमेगा। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, भी के बदले लिखेंगे ओमेगा इंटू आर इंटू एल। तो इस सवाल में कोई ज्यादा दम नहीं, खाली समझना है फिगर को कि करना क्या चाहता है। तो बी का मान में दे दिया है, ओमेगा भी दे दिया, आर भी दे दिया है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में निकालने कह रहा है। इसका मतलब इन दोनों का बीच का जो लंबाई होगा वह एल रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा, इसलिए एल और आर यहाँ दोनों एक ही चीज हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का ये बराबर हो जाएगा बी का मान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट इतना दिया हुआ है, सब एसआई में ही है। और कोणीय वेग ओमेगा का मान 60 है, ये भी दिया है। रेडियस दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो दिया हुआ है आर बराबर 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर, 2 मीटर हो गया। तो एल भी तुम्हारा क्या होगा? 2 मीटर ही होगा यहाँ पर। तो बी हो गया हमारा 0.05 और भी हो गया, भी के बदले ओमेगा है, ओमेगा 60 एयर, आर तुम्हारा हो गया 2, एल भी हो गया 2। तो यही तुम्हारा सवाल हुआ। जिसको वहां पर घुमाएंगे तो
एक छड़ समझो ऐसे छड़ घूम रहा है, दोनों के बीच, दोनों बिंदु के बीच में कह रहा है, छड़ घूम रहा है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम लोग सवाल बना लेंगे। गुना भाग करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आप उसको नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। कितना आया? 12 वोल्ट। ये सॉल्व कीजिएगा, 12 वोल्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए तो गौर से, क्या कहता है आपका। हम लोग पढ़े थे ईएमएफ, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारी चीज हम लोग पढ़े थे। अब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कुछ गप है, आइए इसको देखते हैं गौर से। तो बहुत सिंपल है। ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, स्मॉल एम बता रहा है मिली, मिली मतलब 10⁻⁻³ इन इट current change from 0.1 ampere to 4.1 ampere in 0.5 second. Calculate the induced EMF. तो ये सेल्फ इंडक्शन का सवाल हो गया। सेल्फ इंडक्शन में आपको बताए थे कोफिशिएंट ऑफ, या ऐसे बोले थे सेल्फ, हिंदी समझ गया, हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एल के लिए हम लोग पढ़े थे। उसमें याद होगा आपको N⁵/I, ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था L बराबर -E/dI/dt, ये दूसरा फार्मूला था आपका। पहला फार्मूला हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में, दूसरा फार्मूला हुआ ईएमएफ के टर्म में। तो सवाल पढ़ के देखिए कि आपको सवाल में क्या चीज दिया हुआ है। तो सवाल क्या दिया हुआ है उसको गौर से देखिए, यहां से पता चलेगा। सवाल को पढ़ने से आपको पता चल रहा है एक कॉइल है इंडक्टेंस इतना, तो गिवन, तो यहां से पता चला इंडक्टेंस L बराबर 5 मिली हेनरी, 5 × 10⁻³ हेनरी। इन इट करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब शुरू में करंट I1 दिया हुआ है 0.1 एम्पियर, और बाद में करंट जो होता है I2 बराबर 4.1 एम्पियर, ये है इन 0.5 सेकेंड, टाइम इंटरवल डेल्टा टी 0.5 सेकेंड कह रहा है। तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो ये DI/dt जो होगा करंट में चेंज पे परिवर्तन की दर बताएगा। तो डेल्टा आई यदि बोला जाए तो I2 - I1 कहेंगे। I2 तुम्हारा है 4.1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी आपका है 0.5 सेकेंड है। तो वहां पर DI/dt हमारा हो जाता है डेल्टा I/डेल्टा टी बोल सकते हैं। व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा को डी लिख सकता है। तो ये चीज मेरे को मालूम हो गया, 4/0.5, तो ये डिसिमल हो जाएगा। तो 5 8 एम्पियर पर सेकेंड, ये हमारा
डी आई बाई डी टी हो गया। अब इंडक्टेंस एल का मान चाहिए, तो एल का मान चाहिए तो एल बराबर हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से ई एम एफ ई बराबर लेना चाहेंगे, समीकरण 1 से 2 से लेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस एल दिया हुआ -3 इंटू ये हो जाएगा 8, ये ई एम एफ का मान आपका हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसका मैग्नीट्यूड से पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड बताना है, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 गुना 10 पे पावर -3 वोल्ट, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 40 मिली वोल्ट बोल सकते हैं, 40 मिली वोल्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता, बहुत छोटा वैल्यू होता है। चलिए हर एक क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक फार्मूला और है जिसको यूज करना है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला फार्मूला यूज करना है, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सभी फार्मूला का यूज हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। सभी फार्मूला में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चीज अलग अलग है, चेंज करें। आइए हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन क्या कहता है। A conducting wire of 100 tons is wounded over a and near the center of a solenoid 100 centimeter length and centimeter radius having 600 tons. Calculate the mutual inductance of the two coils. तो टू कॉइल्स यहाँ पर कैसे हुआ, आपको थ्योरी बताए थे, इसको हिंदी में कह सकते हैं। A wire of this 100 is wounded over and near the center of a solenoid of 100 centimeter length and 2 centimeter radius having this turns. Calculate the mutual inductance of the two coils. क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से। एक सोलिनॉइड, हिंदी होता है पढ़ी ना लिखा, की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इस पर तार का 100 फेरा है। यदि इस पर दूसरा कॉइल का फेरों की संख्या 600 हो,
दोनों कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। क्वेश्चन को कैसे समझा जाए? इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर में तुरंत चलते हैं, तेजी से काम खत्म हो जाएगा। फिगर में चलिए, तभी क्लियर हो जाएगा जो भी बातें हैं। आपको पिछले क्लास में थ्योरी दिया गया था, ये सोलिनॉइड है आपका। इसमें हम लोग इस तरह का है और इसी में दूसरा भी तार का फेरा है। बताते थे इसको ऐसी सोर्स से जोड़ दीजिए और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। तो ये हो जाता था सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो एल तुम्हारा हुआ 100 cm, मतलब 1 मीटर हो गया। रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या NP लेते हैं, यह कितना है? 100। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कितना है? NS बराबर 600 है। तो आपको एक चीज तो मालूम था, पिछले क्लास में पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो, यहाँ 2 सोलिनॉइड बन गया, 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर आपका क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके थे, म्यू नॉट इंटू NP इंटू NS इंटू A। ये NP क्या हुआ? प्राइमरी कॉइल में यूनिट लेंथ पे फेरों की संख्या। NP हो गया प्राइमरी कॉइल में यूनिट लेंथ पे फेरों की संख्या। ये हो जाएगा कैपिटल NP बाय L। तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से, म्यू नॉट इंटू NP कैपिटल NP बाय L इंटू NS इंटू A। अब आइए, सारे टर्म का वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। M बराबर, यहाँ पर गौर करके देखिए, फोर इंटू 10⁻⁻7 गुना NP कितना हो गया? तो NP हमारा कितना है? 100, लंबाई 1 है, NS कितना है? 600 और एरिया कितना हुआ? 3.14।
गुना 10 पर पावर 4 गुना 10 पर पावर -4। अब इसको आप गुना भाग करके देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आता है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसका गुना भाग कर लीजिएगा। आंसर आपको लिखा देते हैं कितना होना चाहिए, ट्राई कर लीजिएगा बना के। म्यूचुअल इंडक्टेंस का आशय मात्रक हेनरी होगा। ठीक है, चलिए ये सब सवाल था। सभी फार्मूले को मैंने कोशिश किया है आपको यूज करवा देने का। फिर अगला क्लास जो हमारा होगा अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। और आप सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर जुड़िए, ध्यान से जुड़िएगा। और लगातार अब अल्टरनेटिंग करंट का ही 2-2 क्लास पर डे होगा। ठीक है, हम इसी बीच में पूरा अल्टरनेटिंग करंट को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। 6 से 7 दिन में 2-2 क्लास देंगे, 12 क्लास में 13 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कंसंट्रेट होकर जुड़े रहिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिएगा, लगातार पढ़ाई कर लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक क्लास दूसरे पर डिपेंड होगा, एक क्लास दूसरे पर डिपेंड होगा, दूसरा तीसरे पर डिपेंड होगा, तीसरा चौथे पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू जब चलेगा तो यदि इसमें बीच में क्लास छूट जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आने लगेगा। और पर डे 2 क्लास करना है, एकदम सुबह देंगे 7 बजे, एक शाम में 6 बजे, एकदम फिक्स टाइम होगा। इसी फिक्स टाइम में आपको क्लास करनी है। ओके, बाय बाय।